हेलो गाइस, आज हम लोग एक और लेक्चर करेंगे पैथोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ग्रोथ एंड न्यूप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ग्रोथ कैसे होता है। तो नॉर्मली जो सेलुलर ग्रोथ होता है वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है। उसकी माइटोसिस होती है, एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। ठीक है, वो तो या तो लाइबल हो सकता है। लाइबल का मीन्स होता है कि वो माइटोटिक डिवीजन प्रॉपर करता रहे। ठीक है, जब भी उसका सेल डिजनरेट होता है तो जैसे इपिथेलियल सेल है जो कि वहाँ पे, या फिर स्किन का जो सेल है वो डिजनरेट होते रहता है, फिर वहाँ पे सेल माइटोसिस करता है। ठीक है, स्टेबल सेल होता है जो G0 फेज में चला जाता है। G0 फेज आप लोग जानते ही होंगे, G1 S G2। तो G0 फेज होती है जिसमें वो रेप्लिकेशन नहीं करता है, जिसमें वो माइटोटिक डिवीजन नहीं करता है। तो अगर वो माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन अगर कंडीशन आती है जिसमें नीड टू बी माइटोसिस, जिसे माइटोसिस करना जरूरी है, तो फिर वो अपना उस कंडीशन के अनुसार माइटोसिस करता है। ठीक है, जिसमें लीवर सेल्स नहीं, पेनक्रियाज के सेल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, परमानेंट सेल में आती है हमारी वो हार्ट की सेल और नर्व सेल्स, जिसमें हमेशा G0 फेज में रहता है। एक बार जो सेल बन गई वो बन गई, और उस डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से वो वहाँ सेल नहीं बनेगी, तो वो होती है परमानेंट सेल। और ये कंट्रोल मैनर में सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही होता है, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं। तो पॉलीफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सेल इन द बॉडी लाइटली रेगुलेटेड, जो हमारे बॉडी में मैचुरेशन है सेल्स का या फिर उसकी पॉलीफरेशन है, तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर में होती है। ठीक है, एंड रेप्लिकेटिव कैपेसिटी के अनुसार, जैसे कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो लाइबल है या फिर स्टेबल है या परमानेंट है, उसके हिसाब से उसकी मैचुरेशन या फिर पॉलीफरेशन होती है। ठीक है, अगर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल डिसरेगुलेट हो जाए, उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा, अगर कोई किसी सेल का ग्रोथ और रेगुलेशन जो है डिसरेगुलेट, उसको कोई रेगुलेशन नहीं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, अनकोऑर्डिनेटेड है, उसको कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहा है, तो वो ट्यूमर्स ले लेती है। ट्यूमर्स मतलब उसकी सेल्स की नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और उसे कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई भी उसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कोई भी उसे रोक नहीं रहा है, तो फिर वो डिसरेगुलेट हो जाती है, अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है जब सेल, तो ट्यूमर्स बनाती है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूप्लाज्म। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूप्लाज्म। ठीक है, उसे न्यूप्लाज्म बोलते हैं। द टर्म कैंसर कैंसर को नॉर्मली हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को बोलते हैं। ट्यूमर्स और कैंसर में डिफरेंस होती है। ट्यूमर्स होती है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसे हम लोग ट्यूमर्स बोलते हैं। लेकिन जब वही सेल कहीं दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, तब उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ही एक ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें मेटास्टैटिस होती है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है वो ट्यूमर। ठीक है, तो जब वो ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं कैंसर। नहीं तो नॉर्मली जब एक जगह पे ही रहेगी, एक लोकल एरिया में रहेगी, एक फिक्स्ड एरिया में रहेगी, तब हम लोग उसे ट्यूमर्स बोलते हैं। जब वही ट्यूमर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तब हम लोग उसे बोलते हैं कैंसर। ठीक है, उसे हम लोग मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से भी जानते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के नाम से। ठीक है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होती है, बेनाइन ट्यूमर में नहीं होती, जो कि मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, कैंसरस सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। ठीक है, उसमें ध्यान रखिए क्या क्या कैंसर सेल्स का अगर डिफिनीशन आ गया तो क्या बोल लिखेंगे, कैंसर सेल्स विच सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। इन्वेजन का मतलब हो गया कि वो जो भी उसके आस, मान लेते ये अनकंट्रोल ग्रोथ है सेल का, उसके आसपास के जो सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रक्शन करने, क्योंकि ये अपनी नंबर इंक्रीज करते जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन होती है, उसके जो भी सराउंडिंग सेल है उस पर कंप्रेशन होती है, प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से वो सेल डिस्ट्रॉय होने लगता है। मेटास्टैटिस शो करता है, स्प्रेड होती है वन साइड टू द अदर साइड। ठीक है, ये मैलिग्नेंट के केस में होता है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑन्कोलॉजी किसे बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच स्टडी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, जिसमें हम लोग कैंसर और ट्यूमर के बारे में पढ़ाई करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी प्रिवेंशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, न्यूप्लाज्म क्या होती है, न्यूप्लाज्म होती है न्यू ग्रोथ। ठीक है, न्यू प्लाज्म का मीनिंग होता है, न्यू मतलब नया, प्लाज्म मतलब सेल। ठीक है, तो सेल का नया ग्रोथ, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, ऑटोनोमस हो रही है, खुद से वो ग्रोथ हो रही है, उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, पर्पसलेस, उसकी कोई पर्पस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में, फिर भी उसकी ग्रोथ हो रही है। पॉलीफ्रेशन ऑफ सेल, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्लाज्म। ठीक है, ये टर्म से थोड़ा याद रखिएगा तो आप इजीली डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, न्यूप्लाज्म दो तरह की होती है, बेनाइन ट्यूमर होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। ये किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ
ठीक है, क्योंकि इसका रेट थोड़ा स्लो रहता है, ये थोड़ी धीरे ग्रोथ करती है, ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इन्वेसिवनेस ये शो नहीं करता और ये इन्वेसिवनेस शो करता है। इन्वेसिवनेस का मतलब हो गया कि सराउंडिंग सेयर को ये किल करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। कैपेसिटी टू स्प्रेड करने की कैपेसिटी सिर्फ मैलिग्नेंट में होती है, बेनाइन में नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ मैलिग्नेंट में कैपेसिटी होती है, स्प्रेड करने की इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया न्यूप्लाज्मा का, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, द प्रिकर्सर एंड प्राइमरी लेजन्स कम मैलिग्नेंसी इज कॉल्ड कार्सिनोमा इन सीटू या फिर प्री कैंसर। जब एक शुरुआत, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से किसी को कैंसर हो जाती है, किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाती है, उससे पहले कोई लेजन्स बनता होगा, कोई सेल स्लाइटली ग्रोथ करता होगा। ठीक है, एक लेजन्स लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, मैलिग्नेंस होने से पहले प्राइमरी उसका स्टेज। ठीक है, उसके प्राइमरी स्टेज को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू या फिर प्री कैंसर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कार्सिनोमा इन सीटू होता क्या है। CIS इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल सेल इन विच सेल डज नॉट गोज इन मैचुरेशन। अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं सेल है, अगर ये सेल मैच्योर नहीं होता है, अगर ये सेल मैच्योर नहीं होता है तो क्या होगा कि ये डिवीजन शो करना शुरू कर देगा, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई सेल है एपिथेलियल सेल जो कि मैचुरेशन नहीं कर रहा, तो उसके बाद वो क्या करता है, डिस्प्लास्टिक हो जाएगा। डिस्प्लास्टिक मैंने पहले के लेक्चर में बताया। डिस्प्लेसिया में क्या होती है, 2 चीज़ होती हैं, मेटाप्लेसिया भी होता है, मेटाप्लेसिया और अनाप्लेसिया। ठीक है, मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि हम लोगों ने मेटाप्लेसिया में बताई हूँ कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, स्क्वेमस, तो अब यहाँ पे जो पहले एपिथेलियम थी, स्क्वेमस थी, तो उसको वहाँ पे नहीं, स्क्वेमस नहीं आएगा, वहाँ पे क्यूबॉइडल आ जाएगा, कोलुमनर एपिथेलियम आ जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा एपिथेलियम आ जाएगा, कोई दूसरा सेल आ जाएगा। ठीक है, और एनाप्लेसिया होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएगा। तो वो जो सेल जो मैचुरेशन नहीं कर रहा है वो डिस्प्लेसिया शो करेगा। हो सकता है कि मेटाप्लेसिया हो जाए, मतलब वहाँ पे कोई दूसरा सेल आ जाए, और हो सकता है कि नंबर ऑफ इंक्रीज कर जाए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे सेल मैचुरेशन नहीं जा रहा था वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देगा, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, ग्रो रैपिडली विदाउट रेगुलेशन, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं, वो ग्रोथ करता जाएगा। अब्सेंस ऑफ इन्वेजन, लेकिन उसमें इन्वेजन नहीं होगी अभी, मतलब वो इनिशियल स्टेज है मैलिग्नेंस की, तो वो आसपास की सराउंडिंग सेल्स पे ज़्यादा कोई असर नहीं डालता, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ती, वो किल नहीं होते, वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, इन्वेजन इसमें अब्सेंस रहती है। न्यूप्लास्टिक सेल ऑफ CIS जो कार्सिनोमा इन सीटू है, पॉलीफ्रेट एट नॉर्मल साइट, जहाँ पे उसकी साइट है वहीं पे पॉलीफ्रेशन करेगा, वहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, अदर साइड पे नहीं जाएगा। ठीक है, इफ़ अनट्रीटेड, अगर हम उसे ट्रीट ना करें तो वो फिर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर का रूप ले लेता है। ठीक है, वो फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। CIS ट्रीटेड एज CIS को भी, कार्सिनोमा जो इनिशियल स्टेज में, उससे भी मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरह ट्रीट करते हैं डॉक्टर, उसे भी एक ट्यूमर ही समझते हैं, क्योंकि अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का रोल ले लेगा। ठीक है, CIS इन ब्लाडर एग्जाम्पल है, अगर यूरिनरी ब्लाडर में CIS हुआ है तो फिर राइज टू ब्लाडर कार्सिनोमा, फिर वो अगर उसे ट्रीट ना करे तो ब्लाडर कार्सिनोमा हो जाती है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब इसकी नोमेनक्लेचर देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। मान लेते तो डॉक्टर लिख देते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि क्या लिखा है। जिसमें भी OMA आ जाए, बेनाइन ट्यूमर्स का अगर नोमेनक्लेचर है, OMA आ जाए तो उसका मतलब होता है ट्यूमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिपोमा एडिपोसाइट्स में अगर ट्यूमर हुई है तो लिपिड से रिलेटेड होता है ना, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो उससे याद रखिएगा, लिपिड से रिलेटेड होता है एडिपोज टिश्यू, तो उससे याद रखिएगा लिपोमा, यानी ट्यूमर कहाँ पे हो गया, एडिपोसाइट्स में। कॉन्ड्रोमा कार्टिलेज से रिलेटेड है। ठीक है, फाइब्रोमा फाइब्रोप्लास्ट से। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनाइन ट्यूमर्स का OMA से याद करते थे, तो ठीक उसी तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का जो हम लोग नोमेनक्लेचर होती है कि ये डिपेंड करती है ओरिजिन पे, ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करती है कहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से इसकी नोमेनक्लेचर होती है। तो ठीक, कॉमनली कॉल्ड कैंसर, इसे ही कैंसर कहा जाता है। हम लोग बेनाइन को ट्यूमर्स के ही नाम से जानते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट को हम लोग कैंसर से जानते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम लोग कैंसर बोलते हैं।
ये इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव का मतलब मैंने बता चुकी हूँ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग सेल्स, स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन, ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब ऑर्गन में जाकर ट्रांसफ़र होता है। किल द होस्ट सेल, होस्ट सेल को भी किल कर सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ इपिथेलियल सेल, अब जैसे इपिथेलियल सेल्स में हुआ है, जैसे मैंने बताया कि ओरिजिन के हिसाब से इसमें नोमेनक्लेचर होता है, तो अगर इपिथेलियल में हो रहा है तो कार्सिनोमाज बोलेंगे, ठीक है। वही अगर स्क्वैमस इपिथेलियम में होता है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ग्लैंडुलर ऑर्गन में हो रहा है तो एडेनो कार्सिनोमा। एडेनो का मतलब होता है कि ग्लैंड्स में कौन सी सेल होती है, ग्लैंड्स में कोलुमनर होती है, और कोलुमनर को ही हम लोग बोलते हैं एडेनो। एडेनो के नाम से जहाँ भी एडेनो आएगा उससे याद रखिएगा कोलुमनर सेल से रिलेटेड है कि कौन से सेल से, कोलुमनर सेल से ये रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कोलुमनर सेल्स में अगर होगी तो एडेनो के नाम से होगी, तो एडेनो कार्सिनोमा हो जाती है, ठीक है। मेसेनकाइमल में सार्कोमा, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर्स को, ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ ट्यूमर एज बेनाइन और मैलिग्नेंट ऑन द फॉलोइंग फीचर, कुछ फॉलोइंग फीचर्स उसके हिसाब से हम लोग बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है डिग्री ऑफ सेलुलर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझना है कि डिफ्रेंशिएट करना। मान लेते हैं वहाँ पे जो नॉर्मल सेल है उससे वो कितना रिजेंबल्स कर रहा है। मान लेते हैं अगर बेनाइन ट्यूमर है, कोई भी वहाँ पे ट्यूमर्स अगर बन रहा है तो वहाँ पे जो नॉर्मल सेल पहले से है नॉर्मल, उनसे उनकी सिमिलरिटी कितना है, ठीक है। उनसे वो क्या सिमिलर है, कितना रिजेंबल कर रहा है, कितना उनसे मिलता जुलता है, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहला बेनाइन का देखते हैं, ठीक है। बेनाइन जो होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब कि वहाँ नॉर्मल सेल और बेनाइन ट्यूमर है तो हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये बेनाइन है और ये नॉर्मल सेल्स है, मतलब इजीली डॉक्टर फाइंड आउट कर पाते हैं इसको, ठीक है। क्लोजली रिजेंबल्स टू द नॉर्मल सेल्स, लेकिन नॉर्मल सेल से ये बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी वाइड रेंज ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि ये जो होता है ना कभी कभी आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसी केस में अनडिफ्रेंशिएट रहता है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना एक चैलेंजिंग टास्क होती है, चैलेंजिंग टास्क फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि ये बहुत आसानी से किसी केस में डिफ्रेंशिएटेड रहता है तो हमें इजीली पता चल जाता है, ठीक है। किसी केस में अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, मतलब वहाँ नॉर्मल जो सेल है उसकी तरफ बिल्कुल रिजेंबल करेगा, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि ये ट्यूमर्स है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। मार्फोलॉजी फीचर देखेंगे इसका, ठीक है। इसका मार्फोलॉजी फीचर ध्यान रखिएगा, ये पिलियोमॉर्फिज्म शो करता है, यानी इसका मतलब हो गया कि उसका जो शेप साइज है न्यूक्लियाई और सेल का बहुत ही वेरिएशन रहती है, एक जैसा नहीं रहेगा। पिलियोमॉर्फिज्म का मतलब उसका जो सेल है न्यूक्लियाई है वो अलग अलग ट्यूमर में अलग अलग तरह का होगा, उसकी शेप साइज बहुत ही वेरिएबल रहेगी। फिर न्यूक्लियर इन्लार्जमेंट भी हो जाती है, न्यूक्लियोमेगली बोलते हैं, मैगली वर्ड जहाँ भी आ गया वहाँ इन्लार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। हेपेटोमेगली, स्पिनोमेगली, ठीक है, यानी स्पिन की साइज इंक्रीज करना, हेपेटिक यानी लीवर की साइज इंक्रीज कर जाना। तो मेगली का मतलब होता है इन्लार्जमेंट, इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्लार्जमेंट हो जाती है तो उससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोमेगली, ठीक है। इंक्रीज माइटोसिस, इसमें माइटोसिस तो इंक्रीज करती है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर जायंट सेल, ठीक है। इसमें जायंट सेल एक ट्यूमर बनती है, बहुत ही बड़ी सी ट्यूमर बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से बेनाइन और ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्लो ग्रोइंग होती है, ग्रेजुअल एक धीरे धीरे प्रोसेस, बहुत ही तेज़ी से इसमें ग्रोथ नहीं होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं, जबकि वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो वेरी फास्ट रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है। सर्कमस्क्रिप्शन, ठीक है, ये देखते हैं। सर्कम का मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ है उसके सराउंडिंग, ठीक है, उसके सराउंडिंग। सर्कमफ्रेंस जो हम लोग निकालते हैं किसी भी सर्किल है उसका जो हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं उसकी सराउंडिंग कहीं तो निकालते हैं ना, उसके आउटर एरिया का, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस से याद रखिएगा ये टर्म को, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर वेरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड, इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ही, जो बेनाइन ट्यूमर है उसके चारों तरफ एक कवरिंग बनी होती है, ठीक है, जो कि फाइब्रस कैप्सूल का बना रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड। तो आप बार बार ये चीज़ सुनोगे कि बेनाइन ट्यूमर जो होती है इनकैप्सुलेटेड होती है, क्योंकि उसके बाहर एक फाइब्रस कैप्सूल बनी होती है,
ये फाइब्रस कैप्सूल, जिसकी वजह से इसको क्या करती है, कंप्रेस करके रखती है। इसकी वजह से, ये जो कैप्सूल की वजह से ये सेल जो रहता है कंप्रेस्ड रहता है। अब मान लेते हैं ये कोई सेल है, सपोज ये सेल है, अगर बाहर से उसकी कवर है, अगर ये ग्रोथ भी कर रहा है तो उसको भाई कहीं ना कहीं तो ये कंप्रेस करेगी ना, अंदर की तरफ दबाएगी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो होती है स्लो होती है। क्योंकि बेनाइन ट्यूमर्स के ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसे इनकैप्सूल बोलते हैं, इनकैप्सुलेटेड, जिसकी वजह से वो कंप्रेस करता है। इसकी एक फ़ायदे हैं, ठीक है, कंप्रेस करता है, नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू भी इसे कंप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल हो गया लिपोमा, फिब्रोडेमा फाइब्रोप्लास्ट में, और ये हो गया एडिपोसाइट्स में, एडिपोज टिश्यू में। जबकि वहीं मैलिग्नेंट टिश्यू जो है अनइनकैप्सुलेटेड, इसके बाहर जो होता है कोई कैप्सूल नहीं होती है, कोई कैप्सूल नहीं होती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ करता है। इसमें माइटोसिस बहुत ही फास्ट होती है। एक्सटेंड टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, ये सराउंडिंग टिश्यू और ऑर्गन में भी चला जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। इन्वेसिवनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिफरेंशिएट बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन और मैलिग्नेंट को बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इन्वेसिवनेस। इन्वेसिव होती है मैलिग्नेंट और बेनाइन इन्वेसिव नहीं होती है। बेनाइन सराउंडिंग सेल को डिस्ट्रक्शन नहीं करती है, डिस्ट्रॉय नहीं करती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है सराउंडिंग सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब हम लोग मेटास्टेटिस स्टेटिस पे देखते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेटिस नहीं शो करता है, मैलिग्नेंट जो है मेटास्टेटिस शो करता है। मेटास्टेटिस का मतलब हो गया स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है। मान लेते हैं ट्यूमर हुआ है हमारे ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हुई है और वो कहीं जाके यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कॉज कर रही है, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगी, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये सारे मतलब एक फीचर है, एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम लोग बेनाइन और मैलिग्नेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह इम्प्लांटेशन हम लोग 12th में पढ़े होंगे कि यूटेरस जो होता है वहाँ पे आके फीटस इम्प्लांट करता है। तो इसका ठीक उसी से रिलेट लगाइएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है, न्यूप्लास्टिक सेल का ट्रांसफ़र हो रहा है वन सेरस या फिर म्यूकस सरफेस टू अनदर म्यूकस सरफेस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेल का ऑर्गन है, कोई ऑर्गन है, मान लेते हैं ये लीवर है या फिर कुछ भी है, जस्ट उसके बगल में एक और ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्यूमर बन रही है, यहाँ पे ट्यूमर बन रही है, तो वो एक दूसरे का सरफेस अगर कांटेक्ट करेगा तो वो ट्यूमर यहाँ भी बनना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू सरफेस कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होने से म्यूकस जो सरफेस है, अगर दो ऑर्गन का म्यूकस सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो अगर एक में कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, तो फिर दूसरे में भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो म्यूकस जो सेल है ना, म्यूकस जो सरफेस है उसमें लैक ऑफ कोहेसिवनेस होती है। कोहेसिवनेस का मतलब, कोहेसिव वर्ड तो सुना ही होगा, कोहेसिव का मतलब होता है स्टिक करना, चिपकना, ठीक है। तो लैक ऑफ वो म्यूकस जो सरफेस वो जो सेल होती है यहाँ पे जब ग्रोथ करती है ट्यूमर, तो उसको स्टिक कर नहीं पाती है। लैक ऑफ कोहेसिवनेस होने की वजह से वो टूट के गिर जाती है, वो सर्कुलेशन में आ जाती है। सर्कुलेशन में आने के बाद वो सराउंडिंग स्पेस में जाके न्यूप्लास्टिक सेल चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे फिर वो कैंसर कॉज करती है। ये मोस्टली बॉडी कैविटी में होती है। सीलोम जो कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, बॉडी कैविटी में होती है मेनली, ठीक है। ये क्योंकि बॉडी कैविटी में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे आसानी से ब्लड सर्कुलेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो आसानी से एक दूसरे जगह से वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और ये जो इम्प्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है, बेनाइन ट्यूमर नहीं शो करता है। इम्प्लांटेशन बेनाइन ट्यूमर नहीं शो करता है, सिर्फ और सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल मैं मेटास्टैटिस के बारे में पूरा प्रॉपर बताऊंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो और नोट्स भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।